हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए खान जीएस रिसर्च सेंटर का वॉल्यूम 2 को कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बुक आपका वॉल्यूम 2 ऑलरेडी 2024 में भी अपलोड किया गया था और 2000 आपके जो है 25 में भी कंप्लीट इसको अपडेट किया गया है। तो आप इसको अच्छे से लगाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस बुक की विशेषता आपको 5 सेकंड के अंतर्गत कि इस बुक का जो 75% क्वेश्चन है ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपको देखने को मिला था और मैं भी आपको हाईलाइट भी करूंगा, जिससे कि आप देख पाएंगे कि इस बुक की क्या खासियत है और इसको आप कंप्लीट लगाइए। इसका जो रिवीजन पीडीएफ है ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि कंप्लीट आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है आंसर टिक करके। देखिए, खान जीएस रिसर्च सेंटर की तरफ से इसके पहले भी एक आपका बुक लॉन्च हुआ था जीके का, जिसमें कि बिहार एसआई के अंतर्गत डिटो क्वेश्चन आपका 70% तक आपको मिला था और उसी तरह से आपका भी लेटेस्ट आपका पॉकेट जीके आपका लॉन्च किया गया है। चाहो तो आप इस बुक को कंसीडर कर सकते हो और यहाँ पर जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका बुक अपडेट किया गया है इसको भी आप कंप्लीट लगाइए, इंप्रूवमेंट आपका आ जाएगा। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इससे होगा क्या, आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा और जब आपको नोटिफिकेशन जाता है मॉर्निंग में डेली आपको 10 बजे, तो उसी समय आप क्लास को लगाने का प्रयास करें। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन है? लगाइए डबल स्टार। देख लीजिए, आपका पूछना जो क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है 2024 में आपका, यहाँ से देखिए आपका डिटो आपका मिलेगा। देखिए, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन है? तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये वाशिंगटन थे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो फ्रेंड्स देखिए, 15वीं शताब्दी के अंतर्गत सबसे पहले जो आपके पहुंचे थे ये आपका पुर्तगाली पहुंचे थे। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग कब पहुंचे थे, तो ध्यान रखेंगे 1498 में जो है पुर्तगाली यात्री भारत पहुंचे थे। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे। सर्वप्रथम भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 में पुर्तगाली वास्को डिगामा ने किया था। इसका कुछ फैक्ट आपको दिया गया है जो कि आपको कंप्लीट लगाना है। वर्तमान के स्वतंत्र देश वियतनाम, लाओस, कंबोडिया देश हिंद चीन में फ्रांस के अधीन थे। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? 2024 में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है डिटो आपका। चाहो तो आप जो भी प्रीवियस पेपर आपका कंडक्ट हुआ है आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह में जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 को हुआ था, तो डेट आपका इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से याद रखेंगे। देखिए, इसमें मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। यह सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। अच्छा, बारदोली सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था और गुजरात में किसानों ने जमीन की मालगुजारी बढ़ाने के सरकार के निर्णय का विरोध किया था। तो इतने पॉइंट यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो देखिए, आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था, जो मैंने आपको कल भी कवर कराया है। ये आपका प्रीवियस ईयर का जो खान सर का भी आपका 2025 का आपका लेटेस्ट आपका बुक है, इसमें यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर कवर कराया है। तो देख लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। और इस बुक की देखिए खास बात यह है कि जो अपडेट किया गया इसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन आपका इंक्लूड भी हुआ है, तो आप इसको अच्छे से लगाइए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो देखिए, बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक बजाते थे। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। इसका जन्म 1916 में डुमराव बिहार में हुआ था। वह मृत्यु 2006 में वाराणसी में हुआ था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है। इसके पहले फ्रेंड्स एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि जो भी छात्र बिहार पुलिस कांस्टेबल का सीरियस रूप से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपको जो है स्पेशल आपका जो है पेड आपका बैच चल रहा है,
जिसमें कि मात्र आपको 99 में A to Z आपको मटेरियल्स और आपके क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली आपको फुल टेस्ट यहाँ पर मिल जा रहा है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत क्या है कि पटना में कार्यरत सभी सेंटर का बिहार पुलिस का जहाँ पर आपका इंपोर्टेंट नोट सभी अलग अलग जो है तमाम संस्थाओं में आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। जो हाईलाइटेड संस्थान है जहाँ से हर एक बार आपके रिजल्ट निकलते हैं, तो वैसे संस्थान का A to Z आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। चाहो तो आप इस नोट्स को जो है साइबर कैफ में जाकर के निकाल सकते हैं, या तो इसको आंसर टिक करके भी आपको PDF दिया जा रहा है ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएँ। रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके मिलेगा, और जितने भी आपका बुक है इसका आपको प्लेन PDF भी मिल जाता है ताकि आप सेट के रूप में लगा पाएँ। और फिर इसका आंसर PDF जो है आपको टिक करके जस्ट मिल जाता है ताकि आपको आंसर ढूंढना ना पड़े। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप पढ़ लिए और आंसर के लिए आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो ऐसी नहीं, यहाँ पर आंसर आपको टिक करके भी दिया जा रहा है ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। और दूसरी चीज़ें कि जैसे आप सेट लगाते हैं तो जो क्वेश्चन आपका छूट गया है तो उसका यहाँ पर क्या है कि आंसर आपको टिक करके मिल जा रहा है ताकि आप प्रॉपर तरीका से जो छूटा उसको आप याद कर पाएँ, उसको आप इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। इसके अलावा लेक्चर वाला क्लास विज्ञान GK नोट्स मैथमेटिक्स ऑल सब्जेक्ट का दिया जा रहा है। बुक में अगर बात करें तो जितने भी यहाँ पर आप बुक देख पा रहे हैं, जैसे कि अभी जो करेंटली हम आपको बुक कवर करा रहे हैं, ये कंप्लीट ऑलरेडी आपका बुक जो है पेड बैच में आपको डाल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए खान GS रिसर्च सेंटर का दोनों बुक आपका डाल दिया गया है, द प्लेटफॉर्म, कोटलिया प्लस SK झा, किरण पब्लिकेशन, यूनिक, स्पार्क, ये A to Z आपका प्रोवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए अपकमिंग जो भी आपका बुक है या फिर आपका नोट्स है, ये A to Z आपका चलेगा बिहार आपके जो है पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम तक। तो चाहो तो आप इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। 99 आपको पेमेंट करवाए जाएंगे, पेमेंट के बाद आपको जस्ट ज्वाइन कर लिया जाता है उसी टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ये आपके प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है भारत के संसद में, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के संविधान आर्टिकल 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो जो आपका फैक्ट इंपोर्टेंट होगा वो मैं आपको जो है स्पष्ट रूप से स्वतः कवर कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए याद रखना है कि जो आपका कैग होता है, जिसे हम लोग कहते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, ये आर्टिकल 168 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत में एक यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो देखिए भारत के अंतर्गत एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 के अंतर्गत आपको कहा गया है। राष्ट्रपति की नियुक्ति आर्टिकल 60 के तहत यानी शपथ राष्ट्रपति को आर्टिकल 60 के तहत, और राष्ट्रपति को जो आपके हटाए जाते हैं महाभियोग की प्रक्रिया को पारित करके आर्टिकल 61 के तहत। तो इस तीनों आर्टिकल्स को याद रखेंगे। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। देखिए भारत के प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष रही है आपका दोस्तों मीरा कुमार, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है, तो मीरा कुमार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फैक्ट इंपोर्टेंट है, भारत की लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुई है। वर्ष 1952 में पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोकसभा मिली, और भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। यह बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी। अब यहाँ से 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की लोकसभा की जो स्थापना है 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। हालांकि ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछा है कि भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था ये कब हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा 1952 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये प्रथम राष्ट्रपति थे जो कि मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनका मृत्यु काल कार्य के दौरान जो है आपके हो गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा, और ये तब होता है जबकि आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाता है किसी भी राज्य में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी राज्य में
राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। अगला फैक्ट दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है कि बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण से राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार अब है। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 301 के अंतर्गत डाल दिया गया है, जो वर्तमान में कानूनी अधिकार है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका फैक्ट दिया गया है जो ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दिया है, तो इसको यहाँ से स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। तो साथियों कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, लोकसभा उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो देखिए अगर हम बात करें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, इन दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल ओनली 4 ईयर्स का होता है। तो आप इस चीज़ों को यहाँ से याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर उपराष्ट्रपति को अगर हटाया जाता है पद से, तो इसके लिए जो आपका जो है प्रक्रिया लाई जाती है, ये राज्यसभा के अंतर्गत संसद के द्वारा लाई जाती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि दोस्तों बात करें भारत के संविधान के आर्टिकल 63 में यह उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। डबल स्टार लगाइएगा इस प्रकार के प्रश्न में। देखिए उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 के अंतर्गत दिया गया है। जबकि अगर बात करें हम लोग आर्टिकल 52 का, तो इसके अंतर्गत दिया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। देखिए अगर बात करें हम लोग, राष्ट्रपति अगर कार्यकाल को छोड़ देता है तो वैसे केस में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। सबसे पहले लिखित संविधान यूएसए के अंतर्गत लागू किया गया था। जबकि अगर दोस्तों हम बात करेंगे सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि लिखित संविधान अगर बात करें सबसे पहले लागू कहाँ पर हुआ था, तो अमेरिका के अंतर्गत। और कौन सा देश है जहाँ पर कि सबसे बड़ा अलिखित संविधान है, तो वैसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो इतने पॉइंट यहाँ से आप लोग क्लियर रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ये भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर अर्थात कानूनी अधिकारी होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे फैक्ट को। आर्टिकल 73 के अंतर्गत महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा। और देखिए अभी मैंने आपको बताया है CAG यानी कि जो आपका महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होता है ये आर्टिकल 148 के तहत किया जाता है। तो इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो देखिए अगर बात करें हम लोग किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने का मुख्य कारण क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुविकसित सिंचाई प्रणाली। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हम जब रीड करेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसे कहा जाता है आपका कार्यशील पूंजी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की अगर बात करें हम लोग तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसका जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है और इसे ही श्वेत क्रांति या श्वेत फटल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। वस्तु व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो देखिए आपका भूमि भी आवश्यक है, श्रम व भौतिक पूंजी भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। साथियों, अगर हम बात करें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इससे रिलेटेड देखिए आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था आरबीआई से रिलेटेड आपका कि जो है भारत सरकार की जो है बैंक इनमें से कौन सा है, ऐसे से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया था, सेम टाइप आपका था, इसको मैंने कवर भी कराया था। तो ध्यान में रखिएगा, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है जिसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसकी स्थापना अप्रैल 1935 में किया गया है और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जीडीपी का तात्पर्य क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हिंदी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, तो फ्रेंड्स अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तो इसे हम लोग अल्प बेरोजगारी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। क्योंकि देखिए पीडीएफ आपका डबल स्कैन किया गया है, इस कारण से थोड़ा बफरिंग किया है, तो नेक्स्ट क्लास से इसको जो है आपका ठीक कर दिया जाएगा। देखिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोनों, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी, वैसे जगह पर जहाँ पर 4 लोग काम कर रहे हैं वहाँ से अगर एक लोग को हटा भी दिया जाए तो काम उतना ही होता है, इसी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और मौसमी बेरोजगारी कहने का मतलब है कि कुछ खास समय में ही काम मिलता है मौसम के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत किया। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय कंपनी पंजीकृत किया है, तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है बेंगलुरु में किया है। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्पादन के साधनों से जो आय होता है इसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो डी आपका राइट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम जो है क्या रखा गया है। देखिए मोटेरा इसका ऑलरेडी आपका नाम था, जो कि गांधीनगर गुजरात के अंतर्गत पड़ते हैं, और इसका देखिए नया नाम जो आपका रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। तो देखिए हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सचितानंद, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय। बिहार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल ने इसको पहले भी रिपीट किया था, आप याद रखेंगे तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी मधुबनी लोक चित्र शैली जो है ये आपका बिहार से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कजारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। चलिए अभी देखिए काफ़ी ये चर्चा में भी आपके रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नीदरलैंड की कैपिटल द हैग में आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय है। नीदरलैंड के द हैग में वर्ष 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में किया गया था। इसमें देखिए टोटल आपका 193 देश सदस्य। इसके वर्तमान में अध्यक्ष अमेरिका के जुआन डोनोग है, ध्यान रखेंगे जुआन डोनोग है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। बिहार फायरमैन में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जस्ट इसके पहले जो आपके 21,000 समथिंग पदों पर बिहार फायरमैन का एग्जाम था, देखिए सेम टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी आपका पूछा है। अगर हम बात करें अंबेडकर जयंती की तिथि को मनाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंबेडकर जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अंबेडकर देखिए जो कि भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं, और भारत के संविधान को लिखने का काम किया है प्रेम बिहारी राजदा ने। देखिए भारतीय जो है आपके मूल के निवासी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित 1990 में किया गया था। तो इतने पॉइंट यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। अब आप यहाँ से प्रीवियस ईयर मिला लीजिए, सेम टाइप आपको क्वेश्चन दिखेगा,
और ये अपडेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका डाला हुआ था, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन है, उतना हाईलाइट आपको नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे देखेंगे तो 75% क्वेश्चन आपको हूबहू देखेगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम लोग WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रेडी हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें WHO की स्थापना का, WHO की स्थापना जो है आपका 1948 में किया गया था। इसका देखिए फ्रेंड्स ऑलरेडी आपका PDF डाल दिया गया है, कंप्लीट इसका बुक ही आपका। अगर आप नए छात्र हैं तो इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे, 7050513705 का स्क्रीनशॉट करिए। आपको इंक्वायरी लेना है जिसमें कि 99 में आपको A to Z पटना में कार्यरत सभी संस्थान का क्लास नोट्स या फिर आपका लेटेस्ट जितने भी आपका बुक लॉन्च किया गया ये सभी कुछ आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चाहो तो आप इस पर कंसिडर कर सकते हो, कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी जिसमें कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। टेस्ट भी आपको लगाने का मौका मिलेगा और उसी टेस्ट का कंप्लीट आपको जो है आंसर टिक करके PDF यानी जो क्वेश्चन आपका छूटा है उसको आप बेहतरीन तरीका से रिवीजन कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर की SI इकाई क्या है। तो देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्युत प्रभाव, बी करेक्ट है। अगला देखिए यहाँ पर आपको प्रकाश की तीव्रता, विद्युत आवेश का आपका कूलम्ब होता है, चुंबकीय क्षेत्र का आपका टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ। चलिए बताइए, न्यूटन का सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत जो है आपका क्वांटम, ठीक है ध्यान रखेंगे, क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत के अकॉर्डिंग न्यूटन का जो है सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है। तो देखिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का, जिसका सिंबल आपका जी होता है। वैल्यू की बात करें तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। देखिए न्यूटनवाद को झूठा करार किसने दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिजिक्स आपका जो है यानी क्वांटम फिजिक्स को, तो बी आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। इनमें देखिए जो ऑप्शन दिया गया है आप सभी को पहले स्टेटमेंट देखेंगे, फिर आपको बताना है राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या है। तो देखिए साथियों हमारा पहला कहा जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारंपरिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ये दिया गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा में दिया गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए कहा जा रहा है कि उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। ये दूसरा वाला जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल आपका गलत है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला सही है और दूसरा आपका गलत है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। और देखिए हमेशा याद रखना है कि जो आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ये वोल्टेज को बढ़ाता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो ये वोल्टेज को आपका घटाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका जो है पिंकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट दिया गया है। एनीमोमीटर पृथ्वी तल पर पवन का वेग मापता है। एक अल्टीमीटर होता है जो वायुयान की ऊंचाई को मापता है। बेवामीटर दिया गया है तो मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापता है। यूडियोमीटर दिया गया है जो गैस के मिश्रण के आयतन को मापता है। पिंकोमीटर की अगर बात करें तो द्रव का घनत्व मापता है, इंपॉर्टेंट है। पिंकोमीटर क्या मापता है, तो ये आपके द्रव को घनत्व को मापता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो देखिए बात करें हम लोग बैगनी का, तो इसमें दो क्वेश्चन हमेशा आपका पूछा जाता है। पहला आपको बैगनी का पूछेगा, दूसरा आपका लाल का पूछेगा, क्योंकि एक आपका काफ़ी लो का पूछता है, दूसरा आपका सीधे उल्टा पूछता है लाल का। तो इन दोनों को यहाँ से आप क्लियर रखेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी का 455 से आपका 390 आपका जो है nm होता है। और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें रेड का, लाल का,
तो ये आपके 470 से आपका 600 आपका 22 होता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करने के समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो आतिशबाजी में हरे रंग का जो संकेत होता है ये दोस्तों आपका लगता है आपका बेरियम क्लोराइड के कारण से हरे रंग का आपका जो है ये आपका उत्पन्न होता है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट है अगर हम बात करें ट्रांसियम जो आपके कार्बोनेट होता है रसायन, इसका रंग कैसा देगा ये, तो ये आपका लाल रंग देगा। सोडियम नाइट्रेट आपका पीला रंग देगा। और बेरियम क्लोराइड की बात करें तो ये आपका हरा, और कॉपर क्लोराइड की अगर बात करें तो नीला। तो इस पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। एक बार रिपीट करते हैं इसको। देखिए ट्रांसियम अगर कार्बोनेट की बात करें तो ये आपका लाल रंग है, और सोडियम नाइट्रेट आपका पीला रंग है, और बेरियम क्लोराइड आपका हरा रंग है, और कॉपर क्लोराइड की बात करें तो ये आपका नीला रंग है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्यों। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर इसका क्या है। तो इसका प्रमुख कारण हो जाएगा आपका सही आंसर कि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। तो सी अगर आपने लगाया है तो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र आपके अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा की अगर बात करें तो पारा एक आपका धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। दिया गया है ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम और कैल्शियम। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन की परमाणु क्रमांक आपका 17 होता है, और ये आपका जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या फिर ऋणात्मकता को ये आपका दर्शाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि CH3COO CH2CH3 का सूत्र है। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, इसमें आप कार्बन को काउंट कर लीजिए। तो कार्बन देखिए आपका 1 2 3 4, तो टोटल इसमें कार्बन की संख्या आपकी 4 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ये आपका हो जाएगा एथेनोइट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। और वैसे आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। मक्खन डैश का उदाहरण है। मक्खन या दूध इमल्सन का उदाहरण होता है जिसे पायस कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न अभी तक आपका पूछा गया है ये हमेशा पूछा जाता है धोवन सोडा के बारे में। Na2CO3 इंटू आपका 10H2 होता है जिसे धोवन सोडा कहा जाता है। इसके जल में जो है आपके यानी कि जो धोवन सोडा के एक अणु होते हैं इसमें जल के आपके टोटल आपके 10 परमाणु मौजूद होते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। अब किसमें पूछा जा रहा है कि जो है जल के 10 अणु नहीं होते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, एप्सम साल्ट में नहीं होता है। तो डी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। एप्सम साल्ट में जो है आपके जल के 10 अणु जो है आपका नहीं होता है। बाकी वॉशिंग सोडा में होता है, ग्लोबल साल्ट में होता है, और आपका बोरेक्स में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है। अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। तो डी करेक्ट हो जाएगा। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जैसे रेशम उद्योग ये आपका सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है, पक्षी पालन एपीकल्चर, और रेशम के कीट हेतु शहतूत उगाना ये आपका जो है मोरीकल्चर, और अंगूर की खेती आपको विटीकल्चर के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे जो है पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सीधे तौर पर आपको याद होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। चलिए इसका कुछ फैक्ट दिया गया है। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम जल में आपका घुलनशील होता है। तो बात करें अगर हम लोग जल में घुलनशील विटामिन का, तो ये आपका CH और आपका B कॉम्प्लेक्स होता है जल में घुलनशील। अगर हम बात करें वसा में घुलनशील तो ये आपका होता है A, D, E और आपका K। तो ये सभी विटामिन आपके वसा में घुलनशील होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है कि पादप वायरस TMB का पूर्ण रूप क्या है। TMB का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा टोबैको मोजेक वायरस कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान बिंदु GS एकेडमी में इस नोट्स को मैंने आपको कवर करा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, पित्ताश। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पित्ताश। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो आपके अग्नाशय होता है, तो यहाँ पर देखिए जो आपको दिया गया अग्नाशय ये हमारे बॉडी का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और यहीं से जो है इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन के अल्प स्राव के कारण से ही मधुमेह नामक बीमारी होती है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और हमारे बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है ये आपका यकृत होता है।
तिल्ली पलिहा या फिर ब्लड बैंक कहा जाता है, जिसमें कि आरबीसी आपका 115 से 120 दिन के बाद जब इसकी मृत्यु होती है तो ये आपका चला जाता है तिल्ली में, इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अगर हम बात करें पित्ताशय का, तो आपको पता है कि जहाँ पर आपका पित्त का निर्माण होता है या जहाँ पर रहता है तो इसे आपका पित्ताशय कहा जाता है। और पित्ताशय का जब चर्चा हुआ है तो पित्त का पीएच मान आपका 7.7 होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। जो पेपर आपका खत्म हुआ था वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो रद्द हुआ था आपका 2024 का पेपर। देखिए 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकटरमन को वर्ष 1930 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार और 1954 में भारत रत्न व 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार जो है आपके मिले थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने किया था। तो देखिए प्रश्न पूछा गया है आपका रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था। तो देखिए रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने जो है रक्त समूह प्रणाली की खोज किया था। 4 रक्त समूह ए बी और ए बी तथा ओ की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने वर्ष 900 में किया था। चिकित्सक व जीव वैज्ञानिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार, पुष्प के किस हिस्से में परागन का उत्पादन होता है। पुष्प के किस हिस्से में परागन का उत्पादन होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा परागकोश में, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। देखिए अगर हम बात करें अंडाकार या गोलाकार जीवाणु का, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोकस। कोकस नामक जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, जो एक कोशिकीय जीव होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो आपके कोकस होता है ये एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो कंप्लीट देखिए इसका आपका जीएस पेपर आपका खत्म हो गया। इसका जो मैथमेटिक्स और आपका रीजनिंग और कुछ क्वेश्चन आपका जो है हिंदी का है इसमें आपका, तो वो उसका जो है कंप्लीट आपको पीडीएफ मिल गया है। तो वहाँ से जाकर के आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें कंप्लीट मैंने आपको जीएस को पेपर को जो है कवर कराया है, क्योंकि इसका जीएस अपडेट किया गया है और बाकी आपका लगभग जो है वही चीज़ें हैं, तो इस कारण से उसको स्किप किया है। तो आप जाकर के चाहो तो इसको विजिट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पेड बैच के लिए आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बता दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।